दोस्तों आपने देखा होगा हमारे आसपास ही ऐसे सैकड़ों हजारों स्ट्रीट हॉकर्स और स्मॉल शॉपकीपर्स हैं जो मूंगफली, भुजिया, भेलपुरी और तरह तरह के फ्राइड स्नैक्स आपको पेपर कोन्स में बेचते नजर आ जाएंगे। और सभी लोग उनके स्नैक्स खरीदना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा। तो ऐसे ही सड़कों पर भुजिया बेचने वाले एक आदमी की स्टोरी लेकर आया हूँ, जो राजस्थान के एक स्मॉल टाउन की गलियों से शुरू हुआ और आज अपने टेस्ट और इनोवेटिव मार्केटिंग की बदौलत पूरी दुनिया में फैल गया। मैं बात कर रहा हूँ हल्दीराम्स की। हल्दीराम वो इंसान थे जिन्होंने 1918 में इस दुनिया को एक नए स्नैक प्रोडक्ट यानी भुजिया से इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने सबसे पहले भुजिया बीकानेर में सेल करना स्टार्ट किया और फिर ये लोगों को इतना पसंद आया कि पूरे इंडिया में लोग इसे खरीदने लगे। और आज अगर देखें तो ये फैमिली बिजनेस करीब 100 इयर्स के चैलेंजेस फेस करने के बाद इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पैकेज्ड फूड ब्रांड्स में आता है। बट वो यहाँ तक इतना इजीली नहीं पहुंचे हैं। हल्दीराम्स और उनकी फैमिली ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत बुरी मार्केट कंडीशन में भी बिजनेस किया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने यूनिक रेसिपीज का यूज किया, कौन सी उनकी इनोवेटिव सेलिंग और मार्केटिंग टेक्निक्स थी। इसके अलावा उनके कुछ बिजनेस सीक्रेट्स भी जानेंगे जिनकी वजह से ये लोग भुजिया और मिठाई की मार्केट में सबसे आगे निकल गए। शुरू करें, चलो फिर। तो इस कहानी के किरदार हल्दीराम्स यानी गंगा बिशन अग्रवाल ने बीकानेर में अपनी एक दुकान खोली जहां पर वो भुजिया बनाने लगे। उससे पहले वो गलियों में घूमते हुए ही भुजिया सेल करते थे। पर सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने भुजिया ही क्यों चुना, क्योंकि जब तक उन्होंने अपना हल्दीराम ब्रांड नेम एस्टेब्लिश किया था तब तक मार्केट में और भुजिया बेचने वाले आ चुके थे जो कम प्राइस में सेल कर रहे थे। तो कंपटीशन के बावजूद भी उन्होंने इसलिए भुजिया बनाया क्योंकि उनके भुजिया में एक खास बात थी। जहां बाकी लोग नॉर्मल बेसन से भुजिया बनाते थे, हल्दीराम बेसन के साथ मोठ की दाल का भी इस्तेमाल करते थे, जिससे उनका भुजिया और ज्यादा फाइन और क्रिस्प बनता था। इसीलिए लोगों को वो बहुत पसंद आता था। तो ऐसे गंगा बिशन जी ने इस ब्रांड को एस्टेब्लिश किया। फिर बीकानेर के अलावा उनकी वेस्ट बंगाल में भी एक ब्रांच शॉप ओपन हुई। वहां भी काम अच्छा चलने लगा। अब हल्दीराम खुद बूढ़े हो रहे थे तो उनका काम उनके दोनों बेटों में बंट गया। उनके बेटे मूलचंद अग्रवाल को बीकानेर का बिजनेस मिला और दूसरे बेटे रामेश्वर लाल को वेस्ट बंगाल का बिजनेस मिला। पर इन दोनों ने ही बिजनेस को सिर्फ संभाला था, आगे नहीं बढ़ाया। हल्दीराम्स को आगे बढ़ाने में दो लोगों का हाथ था और वो थे बीकानेर ब्रांच वाले मूलचंद के बेटे शिव किशन अग्रवाल और मनोहर लाल अग्रवाल। अब शिव किशन बड़े थे तो उन्हें अकेले नागपुर का बिजनेस संभालने को मिला और मनोहर लाल छोटे थे तो वो बीकानेर में ही अपने पिता मूलचंद और दादा हल्दीराम की निगरानी में बिजनेस सीखने लगे। अब बड़े बेटे शिव किशन बिजनेस में अच्छे थे तो उन्होंने अपनी नागपुर वाली ब्रांच को तो ग्रो किया ही, साथ ही डिसाइड किया कि अब हम दिल्ली में भी अपनी दुकान खोलेंगे। तो 1983 में उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी एक ब्रांच ओपन कर दी और अब छोटे भाई मनोहर लाल भी वहां आ गए थे। पर दिल्ली आकर उन्हें पता चला कि स्नैक्स मार्केट में घंटे वाला, कन्वर लाल जी, चैनाराम सिंधी और बीकानेर वाला जैसे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मौजूद थे और उन सब के अपने अपने लॉयल कस्टमर्स भी थे। दोनों भाइयों ने बीकानेर, नागपुर, कोलकाता कहीं भी इतना कंपटीशन नहीं देखा था, पर उन्हें विश्वास था कि दिल्ली में भीड़ ही इतनी है कि हम यहाँ अपने कुछ लॉयल कस्टमर्स तो बना ही लेंगे। तो उन्होंने काम करना शुरू किया और उनका काम अभी ठीक ठाक ही चल रहा था कि दिल्ली में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को मार दिया गया, जिसकी वजह से दंगे हुए और पूरी दिल्ली में कर्फ्यू लग गया और ऑब्वियसली हल्दीराम की ये चांदनी चौक वाली शॉप बंद हो गई। पर वो रुके नहीं। जब शहर में सारे बिजनेस बंद पड़े थे तो उन्होंने बीकानेर और नागपुर वाली ब्रांचेस से पैसा मंगवाया और दिल्ली में पहले वाली दुकान के नजदीक ही एक 300 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप खरीद ली। अब दोनों भाई डबल शिफ्ट में प्रोडक्शन करने लगे। वो दिन में नमकीन बनाते और रात में मिठाई। छोटे भाई मनोहर लाल को फैक्ट्री में काम करना बहुत पसंद था क्योंकि वो प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करते थे, इंप्रूव करते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे कि कैसे भुजिया और अच्छा बन सकता है। वो हर चीज को बारीकी से देखते थे। बिजनेस के शुरुआती दिनों में पैकेट्स में कई बार कुछ ग्राम भुजिया एक्स्ट्रा चला जाता था तो मनोहर लाल ने उसे जल्द से जल्द फिक्स करवाया ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके। अब एक बार क्या हुआ कि मनोहर लाल को किसी कस्टमर ने ये कह दिया कि भिकाराम चंदमल का भुजिया आपके हल्दीराम से अच्छा है और ये बात मनोहर लाल को चुभ गई क्योंकि उन्हें मीडियोकर रहना या सेकंड थर्ड नंबर पर रहना पसंद ही नहीं था। वो कहते थे कि हमारा प्रोडक्ट 110% बेटर होना चाहिए बाकियों से। तो अब वो डबल फोकस के साथ लग गए प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में। वो सभी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने लगे कि हम क्या ऐड कर सकते हैं या क्या रिमूव कर सकते हैं जिससे टेस्ट और क्वालिटी दोनों बढ़ सके। और उन्हें पता लगा कि अगर भुजिया में क्लोव्स यानी लौंग ऐड कर दिए जाएं तो टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो उन्होंने फटाफट से रेसिपी में इस इंग्रेडिएंट को भी ऐड कर दिया। पर लौंग बाकी मसालों से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे जिसकी वजह से उनके कम मार्जिन्स और कम हो गए।
अब ये बात उनके पिताजी यानी हल्दीराम के बेटे मूलचंद को जमी नहीं और उन्होंने मनोहर लाल से कहा, बेटा अगर सारा पैसा यहीं लगा देंगे तो घर क्या लेके जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा, देखो पिताजी, अगर अपनी सेल्स बढ़ी तब तो ठीक है, वरना फिर से पुराने तरीके पर आ जाएंगे। पर अब की बार इस छोटे से चेंज की वजह से सेल्स सच में बढ़ी, लोग पागल हो गए और भुजिया और स्पीड से बिकने लगा। बढ़ती सेल्स को देखकर मनोहर लाल और बारीकी में गए। उन्होंने देखा भुजिया बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बेसन। अब तक वो बेसन मार्केट से डायरेक्ट खरीद रहे थे, पर अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी ही बेसन की फैक्ट्री शुरू कर दें ताकि हम और ज्यादा फाइन बेसन ग्राइंड कर सकें। तो उन्होंने ये भी शुरू कर दिया और अब वो हर रॉ मटेरियल की क्वालिटी पर फोकस करने लगे ताकि प्रोडक्ट सबसे अच्छा बन सके। और उस टाइम जो मनोहर लाल कर रहे थे वो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने रॉ मटेरियल की इंपॉर्टेंस को समझा और ये एक बहुत बड़ा रीजन है हल्दीराम की सक्सेस का। पर मनोहर लाल के पिताजी और दादा हल्दीराम दोनों ही थोड़े फिक्स्ड मेंटेलिटी के लोग थे। उन्हें हर खर्चा फालतू खर्चा ही लगता था। तो मनोहर लाल ने ये सोच लिया था कि आगे से हम काम करने की परमिशन नहीं लेंगे, काम करके सीधा माफी ही मांग लेंगे। तो अगला डिसीजन उन्होंने लिया पैकेजिंग को चेंज करने का और ये एक गेम चेंजिंग डिसीजन था। ऑल्दो लोगों को हल्दीराम का भुजिया पसंद आता था, पर बीकानेर के बाहर लोगों को पता ही नहीं चलता था कि आपने ये भुजिया खरीदा कहां से है। इसीलिए मनोहर लाल ने डिसाइड किया कि हल्दीराम भुजिया वाला नेम को हम पैकेट पर प्रिंट करवाएंगे ताकि लोग प्रोडक्ट देखते ही समझ जाए कि ये हल्दीराम का भुजिया है। और जब ये ब्रांड नेम प्रिंट होकर प्रोडक्ट मार्केट में आया तो डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी, साथ ही कंपटीशन भी खत्म होने लगा। इस चेंज के बाद उन्होंने भुजिया का प्राइस 10 पैसे पर किलो से बढ़ाकर 15 पैसे पर किलो कर दिया, जिससे हल्दीराम एक प्रीमियम कैटेगरी का ब्रांड बन गया। अब इस सब के बाद भी मनोहर लाल को लगा कि हम पूरी मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी शॉप की लोकेशन सिटी के सेंटर में है और ज्यादातर ट्रेवलर स्टेशन से ही वापस चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने भुजिया पैकेट्स को उन शॉप्स पर अवेलेबल करवा दिया जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास में थी। अब उनका प्रोडक्ट और पैकेजिंग पहले से ही अच्छे थे। नतीजा, हल्दीराम पूरे इंडिया में फैल गया और आज अगर देखें तो दुनिया भर में आपको हल्दीराम्स के 410 से ज्यादा प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी हल्दीराम्स की स्टोरी। चलो अब उनके कुछ बिजनेस लेसन्स जान लेते हैं। फर्स्ट है क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। हल्दीराम्स जाना जाता है अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और टेस्ट की कंसिस्टेंसी के लिए। जैसे कि हमने देखा कि मनोहर लाल ने कितना स्ट्रिक्टली क्वालिटी को मेंटेन किया और कस्टमर को हर बार सेम टेस्ट प्रोवाइड किया। उन्होंने रॉ मटेरियल, स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट की खुद से सिलेक्शन की। वो फैक्ट्री में भी क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट रखते थे, जिससे क्वालिटी के साथ साथ फूड सेफ्टी भी रहती थी। अब कंसिस्टेंसी की बात करें तो हल्दीराम्स स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपीज को फॉलो करते हैं। हर चीज का नाप तोल होता है, इसीलिए हर ब्रांच में एक जैसा ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एम्प्लॉइज की बात करें तो उन्हें पहले फूड प्रिपरेशन और कुकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि टेस्ट की कंसिस्टेंसी खराब ना हो। तो इस लेसन से हमें ये पता चलता है कि कंसिस्टेंट क्वालिटी से आप एक ट्रस्टेड ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। सेकंड है इनोवेशन। हल्दीराम का शुरू से मेन फोकस रहा है हमारे ट्रेडिशनल स्नैक्स और स्वीट्स पर, बट मार्केट डिमांड को देखते हुए उन्होंने नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए, लाइक रेडी टू ईट मील्स, फ्रोजन फूड्स और हेल्दियर स्नैक ऑप्शंस। इसके अलावा ये लोग मिठाई और नमकीन में नए फ्लेवर्स और वैरायटीज लाते रहते हैं, जिससे इनके कस्टमर्स एक्साइटेडली वेट करते हैं नए और यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए। इनोवेशन की बात हो रही है तो हम हल्दीराम्स की पैकेजिंग को नहीं भूल सकते। आपको पता ही होगा कि मनोहर लाल ने कैसे अट्रैक्टिव पैकेजिंग पर काम किया और इससे दो चीजें हुई। एक तो कस्टमर एक्सपीरियंस एनहेंस हुआ, दूसरा लोग इंपल्स बाइंग करने लगे। प्रोडक्ट इतना अच्छा लग रहा था कि लोग उसे गिफ्टिंग के लिए भी खरीदने लगे। इसीलिए आज भी हर किसी के घर में दिवाली पर हल्दीराम्स की सोन पापड़ी देखने को मिलती है। एक और चीज जिसमें उन्होंने इनोवेट किया वो है हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, वो अपनी शुगर और कैलोरीज का ध्यान रखते हैं। ऐसे में हल्दीराम्स ने लो फैट और लो शुगर स्नैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए। साथ ही वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए भी स्पेशल डाइट्स इंट्रोड्यूस की। इससे हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स भी उनके प्रोडक्ट्स खरीदने लगे। ऐसे ही उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल फ्लेवर्स में भी बनाए, जिससे वर्ल्ड वाइड उनका एक बड़ा कस्टमर बेस बन गया। अब प्रोडक्ट्स के अलावा उन्होंने एंट्री की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। यहाँ हल्दीराम्स ने बहुत सारी इंडियन और इंटरनेशनल कुजीन्स को इंट्रोड्यूस किया और ये एक बड़ी इनोवेशन थी सर्विस सेक्टर में। थर्ड है एफिशिएंट सप्लाई चेन। हल्दीराम की सक्सेस का एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है सप्लाई चेन। वो इंश्योर करते हैं कि उनका प्रोडक्ट राइट टाइम पर राइट क्वालिटी के साथ राइट लोकेशन पर अवेलेबल हो। वो अपने स्टॉक और इन्वेंट्री को ट्रैक करते हैं कि डिमांड के हिसाब से स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। जितना माल बिक सकता है उतना ही रखते हैं। इसके अलावा हल्दीराम्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कमाल का है। वो अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और अपने आउटलेट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
जिससे वो इंडिया और अक्रॉस बॉर्डर्स भी अपने प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वो ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी का भी ध्यान रखते हैं। उनका फोकस इस चीज पर होता है कि कहीं ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स तक वही सेम क्वालिटी और टेस्ट पहुंचाना चाहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकला है। फोर्थ है फैमिली वैल्यूज। हल्दीराम की एक खास बात यह है कि इतनी सक्सेस के बाद भी वो अपने फैमिली वैल्यूज को नहीं भूले। उनके बिजनेस की रेपुटेशन शुरू में ट्रस्ट की वजह से बिल्ड हुई थी और वही ट्रस्ट आज भी बना हुआ है। हल्दीराम एक मारवाड़ी थे, तो जाहिर सी बात है कि उनका बिजनेस आगे की पीढ़ी को मिलना था। ऐसे में जो उनका बिजनेस को लेकर लॉन्ग टर्म विजन था वो बहुत काम आया। अगर हल्दीराम अपना बिजनेस पोते मनोहर लाल के हाथ में नहीं आने देते तो आज ये $1 बिलियन ब्रांड ना होता। साथ ही ये ब्रांड अपने कल्चरल वैल्यूज को भी नहीं भूलता। हल्दीराम एक इंडियन ब्रांड है, इसीलिए ये इंडिया के सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। फिफ्थ है ग्लोबल एक्सपेंशन। ग्लोबल मार्केट में एंटर होने से पहले उन्होंने मार्केट रिसर्च की और ये पता किया कि उनके टारगेट कस्टमर्स कहाँ मिल सकते हैं। उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में देखा कि इंडियन स्नैक्स और स्वीट्स की डिमांड है या नहीं। वो अच्छी तरह समझते हैं कि हर कंट्री का टेस्ट अलग होता है, तो ग्लोबल मार्केट में एंटर होने के लिए उन्होंने इंडियन टच को मेंटेन करते हुए टेस्ट में चेंजेस किए, जिससे इंडिया के बाहर भी लोग हल्दीराम्स को पसंद करने लगे। अब इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर काम किया और वो था क्वालिटी और हाइजीन को मेंटेन रखना, क्योंकि इंडिया में हमारे लिए प्राइस भी मैटर करती है, पर वहां लोग क्वालिटी और हाइजीन को ही सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो ऐसे हल्दीराम्स ने पूरी स्नैक्स और स्वीट्स मार्केट को डिसरप्ट करके रख दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।